Good morning, students. Our today's lecture is of inorganic chemistry, in which we will study about theory of qualitative and quantitative inorganic analysis. तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो, a chemist collect the data through experiment and observation and tries to correlate and systematize the facts to make generalizations। ठीक है, जो रिजल्ट वो निकालता है उसको हम कैसे निकालते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न विद द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड मेथड्स जिनसे हम रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी मतलब हमने ये देखना है कि उसके अंदर है क्या, व्हाट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, उसकी अमाउंट कि कितना है वो। ठीक है, जैसे द क्वालिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल, while quantitative analysis deals with the estimation of the quantity or amount of different elements or ions। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे बेसिक रेडिकल्स के बारे में, जो कि हमारे किसके अंडर आएगा, हमें वो डिटेक्ट करने हैं कि हमारा जो इनऑर्गेनिक साल्ट जो हमें मिलता है उसमें कौन कौन से हमारे बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, तो वो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं, क्वांटिटी। जैसे टाइट्रेशन करते हो तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मतलब अमाउंट निकालते हो ना, तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ कैटायंस। कैटायंस के अंदर हमारे बेसिक रेडिकल्स आ जाएंगे, एंड एनायंस। एनायंस में हमारे आ जाएंगे एसिड रेडिकल्स। ठीक है, लाइक CO3 नेगेटिव, ठीक है, SO2 नेगेटिव, इस तरह से। और बेसिक रेडिकल्स में हमारे कौन आ जाएंगे, जो भी हमारे कैटायंस हैं सॉल्ट के अंदर, जैसे हमारी जो मेटल्स आ गई। ठीक है, प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट्स ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जैसे जब हम इन्हें डिटेक्ट करेंगे तो हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, some substances like sodium chloride are highly soluble in water, their solubility can be determined। जैसे हमारा NaCl है वो हाईली सोल्यूबल होता है, तो उसकी सोल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी कंपाउंड्स सच एज लेड क्लोराइड, PbCl2, silver chloride, barium sulfate, etc., which are very slightly soluble in water। such compounds are commonly known as insoluble salts। हम इन्हें insoluble salts के नाम से जानते हैं, लेकिन इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दैट देयर इज़ नो सॉल्ट विच इज़ कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। हमें जो ये हमारी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से पता चला कि कोई भी सॉल्ट कम्प्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर। इवन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक BSO4, बेरियम सल्फेट, आर टू सम एक्सटेंट soluble in water। Therefore, if a sparingly soluble salt like AgCl or BSO4 is placed in water, a saturated solution develops। Saturated solution का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जहाँ पे उसकी मैक्सिमम solubility हो जाती है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। उसमें कुछ अनडिजोल्व रह जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, इन विच द रेट ऑफ डिसोशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। जितना डिजोल्व होगा उतना ही रिक्रिस्टलाइज भी हो जाएगा उसमें, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, which reach the equilibrium। Thus, a dynamic equilibrium is established between the undissolved solid salt and the ions of the dissolved salt। Hence, for a slightly soluble ionic compound like AgCl, following equilibrium occurs। ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। सॉलिड AgCl है, इक्विलिब्रियम में होगा AgCl इन सॉल्यूशन के साथ, जो कि इक्विलिब्रियम में होगा Ag+ और Cl- आयंस के साथ। ठीक है,
तो हमारा ये जो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट होते हैं उसमें इस तरह से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम पिछले सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आता है, Ag प्लस Cl नेगेटिव। प्रोडक्ट की साइड जो हमारा बनता है और जो रिएक्टेंट की साइड है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये K के इक्वल आ जाएगा। अब इस AgCl को जो अनडिसोसिएटेड है इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो K इंटू AgCl एंड Ag प्लस Cl नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड AgCl इन द सॉलिड फेज, दैट इज AgCl इज कॉन्स्टेंट। जो सॉलिड फेज में हमारा AgCl है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या मानेंगे हम यहाँ पे, कांस्टेंट। नो मैटर हाउ मच सॉलिड इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन, इट फॉलोज दैट जो Ag प्लस Cl नेगेटिव वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, फिर एक कंप्लीट एक नया कांस्टेंट बन जाएगा KSP, जिसे हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो KSP हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड द एक्सप्रेशन Ag प्लस Cl नेगेटिव इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। जो Ag प्लस और Cl नेगेटिव का जो हमारा प्रोडक्ट ये है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। और जो हमारी राइट हैंड साइड वाली चीज़ है इसको हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये दोनों इक्वल है। सिंस द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट यूजुअली वेराइज वाइडली विद द टेम्परेचर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP फॉर अ सॉल्ट चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हमारी जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन जनरल में हम ऐसे लिख इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी हमारा सॉलिड है AB और उसके मोल्स दे रखे हैं हमारे यहाँ पे AX/BY, ये हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड इन सॉल्यूशन, और जो अपने जो उसके आयंस बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस उसके इक्वल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये। द एक्सप्रेशन फॉर द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, फिर हमारी जो हमारे आयंस हैं उनको हम रेज कर देंगे किसकी पावर में, जो उनके नंबर ऑफ आयंस हैं वो। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस in the saturated solution with each concentration term raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of 1 mole of the substance। ठीक है, तो ये हमारी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोरस्पोंड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सोल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन। जब मैक्सिमम सोल्युबिलिटी होती है उस जगह पे हम इसको क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दस ये हमेशा ये प्रोसेस किस पे होती है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, जो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं ये वैसे तो जनरली अगर हम किसी अदर स्टेप पे हम काउंट करते हैं ये चीज़, जो ये ऊपर वाली हमने निकाली थी K इज इक्वल टू दिस, ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, लेकिन इसको नया नाम हमने कब दिया, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो हमें इसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, तो the solubility product correspond to the maximum extent of solubility in the solution when ionic product exceed solubility product। जब आयनिक प्रोडक्ट हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाता है तब क्या होता है, सब्सटेंस गेट्स प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, ये बात याद रखना, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तभी हमारी प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वो सोल्युबल फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है। तो सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आर रिलेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नोविंग द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड, एंड सिमिलरली फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट द सोल्युबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल AgCl इक्विलिब्रियम में है Ag प्लस Cl नेगेटिव के, इफ़ S इज़ द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, मान लो 1 मोल हमने AgCl का लिया तो सोल्युबिलिटी सॉल्ट की हमारी S के इक्वल हो जाएगी, तो Ag प्लस भी उतने ही बनेंगे, Cl नेगेटिव भी उतने ही बनेंगे। 1 मोल अगर AgCl का ब्रेकअप होता है तो वहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो AgCl है उसका अगर 1 मोल ब्रेकअप होता है तो 1 मोल Ag प्लस फर्निश करेगा और 1 मोल Cl नेगेटिव का फर्निश करेगा, तो इनकी सोलिबिलिटी भी S के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं कि SP वो किसी को ले जाएगा Ag प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि S इंटू एस एस स्क्वायर के इक्वल। तो सोलिबिलिटी S किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ KSP, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है हमारा, न्यूमेरिकल भी यूज होगा। सिमिलरली कंसिडर अ सॉल्ट लाइक जिरकोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स इसके ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान देना है। यहाँ पे हमारी जिरकोनियम की देखो सोलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 आयन फर्निश हुए ना 3S के इक्वल। ठीक है, 1 मोल सॉल्ट जब ने डिजोल्व किया तो 3 जिरकोनियम और 4 किसके हुए हैं, फोस्फेट के। तो फोस्फेट की कितनी हो जाएगी, 4S। तो इसको हम अगर फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो 3S की पावर 3, 4S की पावर 4। तो ये ध्यान देना आपको, पावर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, S की सोलिबिलिटी की पावर कितनी आ जाएगी, 7, और जो 3 है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा। ऐसे ही 4 की पावर 4 की वैल्यू निकाल के इनको मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सोलिबिलिटी निकाल सकते हैं। सोलिबिलिटी फिर यहाँ पे देखो हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि सोलिबिलिटी की पावर 7 है तो हमने KSP की फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या जाएगी, 1/7। ठीक है, इसकी पावर में क्या जाएगा, 1/7। अगर S स्क्वायर था तो हम उसका अंडर रूट ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं बुक में दे रखे होंगे, ये सॉल्व करके देखना, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल ईजी है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का आपको पता चल गया। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Knowing the solubility product of a salt, it is possible to predict that on mixing the solution of its ions, a precipitate will be formed or not. हम solubility product वैल्यू से ये पता लगा सकते हैं कि precipitate बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे it may be noted that an electrolyte precipitate out if its ionic product is greater than the solubility product. पहले मैंने बताया था आपको precipitation कब होगी, जब उसका ionic product ग्रेड होगा किसी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो सोलिबल फॉर्म में ही रहता है, प्रेसिपिटेट उसके नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इन इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जो हम करेंगे इनऑर्गेनिक एनालिसिस आगे हमारे चैप्टर में, उसमें इसकी क्या हेल्प मिलती है, तो सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें हमारा कॉमन आयन इफेक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का यूज़ होता है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है इन दोनों का, क्योंकि किसमें यूज होता है, हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन आयन होगा यहाँ पे। तो जब एक वीक एसिड लाइक H2S एंड वीक बेस like NH4OH slightly dissociate in water, एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। जो वीकली डिसोशिएट होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम रहता है हमेशा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल, लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल, लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल के अंदर ये होता है कि अगर हम प्रोडक्ट के रिएक्टेंट की साइड किसी भी साइड हम इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम को, तो हम कोई इफेक्ट लगाते हैं उसके ऊपर। वो इफेक्ट हम जब लगाएंगे तो लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में NH4OH इक्विलिब्रियम में है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे क्या होगा, ये अनडिसोशिएटेड NH4OH बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जो कॉमन आयन रखता हो।
ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस फर्नेस करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने NH4Cl ऐड कर दिया इसमें, NH4Cl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज़्यादा NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा तो वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NH4OH लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें एडिशन की ना, इफेक्ट हमने इसमें डाला, तो लीचर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उसको नलीफाई करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब ये नंबर ऑफ आयंस इस साइड राइट हैंड साइड NH4 पॉजिटिव के ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको कम करने के लिए एक ही तरीका है कि OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करें और ये अनडिसोशिएटेड NH4OH बना दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन इसकी नलीफाई हो जाती है जो बड़ी है NH4 पॉजिटिव की। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट हम किसको बोलेंगे, तो इसकी तो सप्रेस हो गई ना, NH4OH की जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो गई, क्योंकि ज़्यादा NH4 पॉजिटिव आएंगे OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके उल्टा क्या बना देंगे, अनडिसोशिएटेड NH4OH, तो इसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो गई है यहाँ पे, इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। क्या, द सप्रेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस बाय द एडिशन ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अ कॉमन आयन। ठीक है, तो इसी तरह से देखो, विद दिस बैकग्राउंड लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इनका क्या यूज़ होगा यहाँ पे, अगर हमें प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कराना है, प्रेसिपिटेशन को हमने प्रिवेंट कराना है, यानी कि हमें सॉलिड फॉर्म में लिखना है, तो हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए अगर हमें प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कराना है। ठीक है, द बेसिक रेडिकल इन ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। ये 6 ग्रुप आपकी बुक में दे रखे होंगे, 6 ग्रुप्स आपने याद करने हैं, इनके नेम ऑफ रिएजेंट्स याद करने हैं, तभी आप आगे चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले आपने यही करना है। ठीक है, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा हमने इनको, बेसिक रेडिकल्स को, उनके साथ में ग्रुप रिएजेंट्स दे रखे हैं, तो आपने लर्न करने हैं। ठीक है, आप कोई ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉमन आयन का। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2, जो ग्रुप सेकेंड है हमारा, जिसमें ये मरकरी आता है हमारा, ठीक है, कॉपर आता है, तो वहाँ पे क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकेंड आर लोअर देन द सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 है वो भी एज सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं, और सेकेंड भी उनके भी प्रेसिपिटेट सल्फाइड्स की फॉर्म में बनते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं उन्हें कम सल्फाइड्स आयंस की ज़रूरत होती है अपने प्रेसिपिटेशन के लिए, लोअर में भी हो जाते हैं, और उन्हें जो हमारे ग्रुप 4 वाले हैं उन्हें S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए फॉर देयर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकेंड का लोअर है देन द सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा तो वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे कम नंबर ऑफ आयंस की प्रेजेंस में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा प्रेसिपिटेशन है सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकेंड की, वो कैसे होगी, उनका ग्रुप रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जबकि जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वहाँ पे हम HCl ना लेके क्या लेते हैं, NH4OH, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी फंक्शन बताएंगे। तो यहाँ पे देखो HCl का क्या फंक्शन है, दोनों में H2S होता है ग्रुप रिएजेंट, तो लेकिन प्रेजेंस में हम दो अलग अलग चीज़ें लेते हैं यहाँ पे, तो उसका रोल देखो। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैटाइन कौन कौन से हैं, मरकरी है, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, टिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं तो इनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे HCl का यूज़ कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, फंक्शन HCl का क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ आयन देता है, H+ आयन S2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उनको उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए जो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीचर्ड प्रिंसिपल वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ H+ होंगे तो वो S2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे और H2S गैस बना दे दोबारा से। ठीक है, तो नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयंस यहाँ
यहाँ पे लोअर रह जाएंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट के का ही रोल है ना यहाँ पे। कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन H+ आयन इन बोथ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। Consequently the dissociation of H2S is suppressed very much। तो जो कंसंट्रेशन है सल्फाइड आयंस की रिड्यूस हो जाएगी, और वही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है किसके लिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड आयंस, ठीक है। सिमिलरली हमारा ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 6 ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है इनमें कौन कौन से आयंस हैं और कि ग्रुप रिएजेंट क्या है। अब जो हमारा थर्ड ग्रुप है जिसमें हमारा कौन कौन से होते हैं, आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, फक्कर ऑल, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। द कैटायंस ऑफ ग्रुप 3 are precipitated as their hydroxide by the addition of ammonium hydroxide in the presence of ammonium chloride। ये इसका ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो हमारा NH4Cl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑन द अदर हैंड NH4OH हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे भी कॉमन आयन है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमें OH नेगेटिव की लोअर कंसंट्रेशन चाहिए है, इसलिए ये इसको सप्रेस कर देगा, NH4Cl NH4OH की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा और OH नेगेटिव कम बनेंगे, और वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि solubility product of these hydroxide is very low and easily get exceeded by the ionic product। इनकी solubility product बहुत कम होती है और ionic product से easily exceeded हो जाती है, तो उनकी precipitation भी easily हो जाती है, ठीक है। यहाँ समझ आया आपको। इसी तरह से देखो ये हम क्या पढ़े अभी, एप्लीकेशन ऑफ solubility product and common ion effect, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4, हमने ग्रुप सेकंड का पढ़ा था ना, वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन चाहिए थी सल्फाइड्स आयंस की। यहाँ पे देखो ग्रुप 4 भी हमारे एज ए सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें ज़्यादा नंबर चाहिए H2 नेगेटिव का, ठीक है। कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए सल्फाइड आयंस की, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ पे हमने HCl लिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो क्या करेगा, जो दूसरा आयन है, दूसरा आयन क्या है हमारा H+, उसको निकाल लेगा, विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे लीचेट लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो उस इफेक्ट को नलीफाई कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करके। ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कैसे होंगे, H2S गैस की ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, और ज़्यादा डिसोसिएशन होगी तो H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो प्रेसिपिटेशन है ग्रुप 4 की आयंस की वो ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक पढ़ेंगे।